तो क्या करें, खेलना छोड़ दें। बहुत जल्द विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगता है ये कह देंगी, क्योंकि जो हाल चल रहा है, जिस तरीके से तोड़ फोड़ जारी है विपक्षी पार्टियों में, उसके बाद और कहने को बचता भी क्या है। पहले आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद जाते हैं, उसके बाद टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद जाते हैं बीजेपी के समर्थन में, और अब बारी है आज शिवसेना की, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 9 में से 6 सांसद टूट गए हैं, बीजेपी खेमे में आ गए हैं। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में खबर चल रही है कि 9 में 6 सांसदों ने आज लोकसभा स्पीकर को पत्र भी सौंप दिया है कि भैया हम तो चले बीजेपी के साथ। तो क्या गेम चल रहा है, सांसदों ने इस्तीफा दिया है नहीं दिया है, साथ में आ रहे हैं बीजेपी के नहीं आ रहे हैं, संजय राउत के मुंह से गाली काहे निकल गई, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे। और इस सारा जो खेल चल रहा है विपक्षी सांसदों को तोड़ने का, जो कि बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि वो तो स्वतः स्फूर्ति से अपने मन से आ रहे हैं, उसके पीछे गणित क्या, असली कारण क्या है, क्या कुछ गेम प्लान बन रहा है, इस वीडियो में यही सब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी विनय सुल्तान है अपनी डायरी के साथ, और तमाम कुछ आंकड़े और नाम लेके आए हैं। मुझे लगता है सबसे पहले तो शिवसेना की बात कर लेते हैं, क्योंकि टीएमसी का जो खेल वो आपको बता ही चुके हैं, 20 सांसद जा चुके हैं अलग गुट बना के। एनसीपीआई जैसी एक नई नवेली पार्टी तो नहीं कह सकते, मगर अद्भुती पार्टी थी वो, उसका नाम खोजना पड़ा, हम लोग को भी गूगल करना पड़ा कि कौन सी पार्टी। तो पता चला त्रिपुरा में चुनाव लड़े थे, 2023 में रजिस्टर्ड हुए थे, और 1198 वोट मिले थे पूरे। तो इतनी भारी भरकम पार्टी है, 20 सांसदों की पार्टी अब हो गई, तो भाई इज्जत से नाम लेना पड़ेगा एनसीपीआई। पर आज शिवसेना की बात, शिवसेना संजय राउत बहुत गुस्से में दिखे, गाली भी बक दिए, नहीं बकनी चाहिए भाई, मर्यादा में रहना चाहिए नेता लोगों को। राजनीति भले मर्यादा में ना की जाए, पर भाषा मर्यादित होनी चाहिए, इसका तो ख्याल रखना पड़ेगा। तो संजय राउत काहे तक गुस्से में थे आज? संजय राउत की जिस शब्द पे आपत्ति जताई गई है, तो अगर आप शिवसेना का इतिहास देखेंगे तो 90 के दशक में बाला साहब ठाकरे भी इसी किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते थे। राज ठाकरे को आप अभी भी इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए आप देखेंगे, रैलियों में, सार्वजनिक मंचों पर बाकायदा 20-20, 50-50 हजार की भीड़ के सामने। तो ये वहाँ के भाई साहब, इससे सही तो नहीं हो जाएगा ना? सही, बाद में उनकी तरफ से सफाई भी वही आई कि हमारे यहाँ पे इस तरह की भाषा इस्तेमाल होती है। और दूसरी बात यह है कि जो अब वो संजय राउत के जो बयान के ऊपर जितना विवाद हो रहा है, उससे ज़्यादा जो विवादित स्थिति है वो ये है कि क्या क्षेत्रीय पार्टियां एक के बाद एक जो है वो ढहती चली जा रही हैं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने। इसके ऊपर ज़्यादा बात होनी चाहिए, संजय राउत ने क्या बोला क्या नहीं बोला, और उस पर मोरल हाई ग्राउंड लेके राजनीति बात से पहले एक बार संजय राउत को बयान सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। पण या पक्षाने आम्हाला आतापर्यंत जे दिलेलं आहे ना, ते आम्हाला विसरता येणार नाही। बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। हे साले भोसडीचे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। आप बताइए भाई साहब। हाँ, तो इनके बयान पे मोरल हाई ग्राउंड लेके आप राजनीति करिए, नैतिकता के जो है उच्चतम सोपानों पे खड़े होकर आप कहिए कि इन्होंने जो है, संजय राउत ने बहुत गलत किया और इस तरीके की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन जो मुद्दा बहस में होना चाहिए वो ये है कि एक के बाद हम एक देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी से ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर तृणमूल कांग्रेस, और अब शिवसेना में दूसरी बड़ी टूट है ये। तो शिवसेना जो साइडलाइन एक तरीके से पूरी तरीके से लगा दी जा रही है महाराष्ट्र की राजनीति। 2022 वाले जख्म अभी मिटे भी नहीं थे, जब विधायकों की बड़ी संख्या में वो एक नई पार्टी बन गई थी एकनाथ शिंदे के समर्थन में, जो कि अब असली शिवसेना भी कही जाती है, और उसको शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट कहते हैं। तो अब सांसदों की बारी, कौन कौन से नाम है, संभावित नाम कौन से 6 जो बताए 6 जो संभावित नाम अभी मीडिया में जो रिपोर्ट हो रही है, उसमें भाऊ साहेब वाकचौरे हैं जो कि शिरडी से सांसद हैं, नागेश पाटिल अस्टिकर हैं जो कि हिंगोली से सांसद हैं, इसके अलावा संजय दीना पाटिल हैं, नॉर्थ ईस्ट मुंबई से सांसद हैं, काफ़ी करीबी माने जाते थे उद्धव ठाकरे के। संजय हरिभाऊ जाधव हैं परभणी से, ओम प्रकाश राजे हैं उस्मानाबाद से, और संजय देशमुख हैं यवतमाल से। ये 6 सांसद जो हैं, इनका ये कहा जा रहा है कि शिंदे गुट में जाके शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो है अरविंद सावंत हैं, साउथ मुंबई के सांसद हैं, अनिल देशमुख हैं, दक्षिण मध्य मुंबई के सांसद हैं, मतलब 2 सांसद जो कि मुंबई के हैं, और एक सांसद राजा भाऊ वाजे जो कि सांसद हैं नासिक के। तो ये 3 सांसद जो हैं वो उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ में वफादार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो पार्टी का साथ नहीं छोड़ रहे हैं।
तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। और कल उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान आया, जिसको जाना है खुशी खुशी जाए, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा, मैं कम बैक करूंगा, तब मैं एक एक को देखूंगा। इस किस्म के बयान जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से दिए जा रहे थे। हालांकि आपको ये भी पता होगा कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे भी एक मंच पर आए थे बीएमसी चुनाव के समय में, लेकिन वो पहले किस्म का जादू जो कि बाला साहब ठाकरे के समय होता था, वो जादू जो है अभी मुंबई में अब उसको आप जादू कह लीजिए या उसको ताकत, दबाव, बाहुबल कह लीजिए, वो नहीं रहा। तभी तो भाई शिवसेना इसी पार्टी से विधायक टूट के चले जा रहे हैं, सांसद अब टूट के चले जा रहे हैं। तो पहले के दौर में, खासतौर जब बाला साहब ठाकरे थे, उस दौर में इस तरह की टूट पॉसिबल थी। चाहे शिवसेना सत्ता में रही हो चाहे ना रही हो, वो उस समय का दौर था जिस समय बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीतिक शुरुआत जो है, उन्होंने ये कहा था कि हम लोकशाही में विश्वास नहीं रखते, हम ठोकशाही में विश्वास रखते हैं। और इस तरीके से उन्होंने जो है राजनीति मुंबई में शुरू की थी बुनियादी तौर पे। दूसरी बात यह है कि बाला साहब ठाकरे के साथ में ये था कि एक दौर हमने ये भी देखा है सौरभ, की बाला साहब ठाकरे के खिलाफ अगर कोई कुछ लिख देता, चाहे सोशल मीडिया पर लिख देता, शिवसैनिक उसके घर पे पहुंच जाते थे, मारपीट होती थी, तोड़म तुड़ाई होती थी, उसके मतलब पूरे गुंडागर्दी के विजुअल्स आपको देखने को मिलते थे। तो ये स्थिति, मतलब एक जो पॉलिटिकल, आप गलत कहिए सही कहिए, लेकिन शिवसेना की एक राजनीतिक कार्य प्रणाली ही थी, वो इस तरीके से ही काम करती। हाँ, राजनीतिक लेगेसी जो है वो ऐसी ही थी। जो आपने देखा होगा कि सरकार मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर जो है काफी बाला साहब ठाकरे के करीबी, मतलब कि एक तरीके से वो एक अपनी पैरेलल अदालत चला रहे हैं, अपने तरीके से मामले सुलटा रहे हैं। और ये तमाम सारी तरीके जो हैं, ये बिल्कुल, मतलब ये वो कहानी बिल्कुल हवा में नहीं है। हालांकि उसको बोला जाता है कि गॉडफादर से इंस्पायर्ड है, लेकिन मतलब उसमें जो सेंटर कैरेक्टर है अमिताभ बच्चन का, वो उसमें आपको बाला साहब ठाकरे के जीवन की एक झलक दिखाई देती है। तो ये स्थिति जो है सही में थी मुंबई में। एक तरीके से शिवसेना की ऐसी पकड़ थी कि बीएमसी में उनके इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता था। और जब बाला साहब ठाकरे जिस दिन चाहते थे, उस दिन 2 घंटे के अंतराल में वो पूरी मुंबई को ठप करवा सकते थे। ये उनकी ताकत थी। उद्धव ठाकरे के साथ में वो करिश्मा जो है वो शुरुआत से ही नहीं रहा। और वो करिश्मा जो है हमको देखने को मिला था राज ठाकरे के साथ में, लेकिन राज ठाकरे को उनका राजनीतिक वारिस नहीं बनाया गया। बावजूद इसके बहुत सिमिलरिटी अगर आप ड्रॉ करना शुरू करेंगे बाल ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में, तो राज ठाकरे बाल ठाकरे की तरह ही वो कार्टूनिस्ट हैं, उसी तरीके के भाषण देते हैं, उसी तरीके का उनका अपीयरेंस है। अगर आप बाला साहब ठाकरे के मतलब 80 के 90 के दशक के राम मंदिर आंदोलन के दौर के अगर उनके भाषण देखेंगे और अभी के राज ठाकरे को देखेंगे, तो बहुत सिमिलरिटी आपको दिखाई देती है। उसी तरीके से राजनीति करना, उसी तरीके से भाषण देना, तमाम सारी चीजें, लेकिन वो राजनीतिक वारस नहीं बने। वोट पाना और उस तरह के सीट लाना पॉसिबल नहीं। बिल्कुल, राज ठाकरे चुनावी राजनीति में पूरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। मतलब इतना बुरा जो है फ्लॉप कोई नेता हुआ है, और इतनी लंबी लेगेसी के साथ में, जिसके साथ में बाला साहब ठाकरे का नाम जुड़ा होने के बावजूद जो है वो मुंबई, ठाणे और इन तमाम जगहों पे जो है अपनी पकड़ नहीं साबित कर पाए राज ठाकरे। बावजूद इसके कि उन्होंने वो फायर ब्रांड राजनीति करने की बहुत कोशिश की। और उद्धव ठाकरे के साथ में ये है कि उद्धव ठाकरे का जो करिश्मा है वो बाल ठाकरे जैसा नहीं है, कभी नहीं रहा, और ना उनके बेटे आदित्य ठाकरे का रहा है। मतलब आदित्य ठाकरे अभी युवा सेना के प्रमुख हैं वहाँ पे, और तमाम सारी चीज़ें, वो एक तरीके से यूथ लीडर, जो यूथ विंग है शिवसेना का, उसको लीड करते हैं, आगे आने वाला चेहरा है शिवसेना का। उसके बावजूद वैसा करिश्मा उनका भी नहीं हमको दिखाई देता है। खैर, अब इसको करिश्मा कह लें, अब इसको ताकत कह लें, सब कुछ ताकत का खेल है। जैसे अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई विपक्ष के तमाम सांसद जा रहे हैं तो विपक्षी पार्टियां उनको रोक क्यों नहीं पा रही। तो इसका जो सबसे आसान जवाब है और जो सीधा जवाब है वो यही है कि उनके पास भी ऑफर करने के लिए, देने के लिए कुछ नहीं है, वो पावर में नहीं है। और जो सामने वाली पार्टी है, केंद्रीय पार्टी है, बीजेपी है, जो तमाम जो और इस तरह के दल हैं, वो भाई उनके पास देने को बहुत कुछ है, इसलिए टूट-फूट हो रही है। हालांकि बीजेपी जो शिवसेना आज का जो एपिसोड है, उस एपिसोड से साफ तौर पर अपने आप को अलग रख रही है। वो कह रही भाई ये उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का आपसी पार्टी का मामला है, और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है उससे अगर 6 सांसद जा रहे हैं तो वो जा रहे हैं। अब इसकी चिंता उद्धव ठाकरे करें कि क्यों जा रहे हैं, बीजेपी के इससे कोई संबंध नहीं है। और सवाल फिर ये उठता है, अभी ये जो तोड़फोड़ हो रही है, बिगर पिक्चर क्या है वो थोड़ा जनता एक मिनट थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये जो 2022 की जो टूट हुई थी सौरभ, इसमें आज जो हो रहा है उसके बीच छुपे हुए हैं। दरअसल हुआ क्या था कि मैं थोड़ा सा रिवाइंड करवा देता हूं अपने दर्शकों को। 20 जून 2022 को विधान परिषद की वोटिंग थी वहां पे महाराष्ट्र में, और उसमें शिवसेना के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। और यहां से जो है ये समझ में आया कि शिवसेना में एक जो है पार्टी के अंदर एक असंतोष जो है वो पनप रहा है। और उसी दिन जो है एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के गुट के
के साथ में पहले गुजरात गए, सूरत, और वहां से उनको असम भेज दिया गया। और यहाँ से समझ में आया कि ऑपरेशन लोटस जो है वो शुरू हो चुका है महाराष्ट्र में, और महाविकास आघाड़ी की जो सरकार चल रही थी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन से, वो अब जो है ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। और उसके बाद में 20 जून को विधान परिषद की वोटिंग में ये हुआ। 23 जून को जो है 16 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया गया। और ये भी बड़ा दिलचस्प बात है कि उस समय कोई भी वहाँ पे विधानसभा में स्पीकर मौजूद नहीं था। नाना पटोले स्पीकर होते थे, उन्होंने 2021 में इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से। उसके बाद में कोई भी स्पीकर चुना नहीं गया था 2022 तक। और नरहरी जिरवाल जो हैं वो एक्टिंग स्पीकर के तौर पे रोल निभा रहे थे, एनसीपी के थे। तो उन्होंने 16 विधायकों को जो है अयोग्य घोषित कर दिया। यहाँ 16 विधायक जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए। 29 जून को भगत सिंह कोश्यारी ने, जो कि उस समय राज्यपाल होते थे, उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित किया कि फ्लोर टेस्ट पे अपना जो है विश्वास मत फिर से साबित करे महाविकास आघाड़ी और उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो। और वो जब जैसे ही कोश्यारी ने ये घोषणा की कि हम जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए उनको बुलाएंगे, तो उसके बाद में उसी समय जो है उद्धव ठाकरे ने फेसबुक पे आके इस्तीफा दे दिया। और ये इस्तीफा इतना महंगा पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बाद में जाके जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भगत सिंह कोश्यारी जो उस समय राज्यपाल थे, सुभाष देसाई वर्सेस गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र 2023 का जो जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भगत सिंह कोश्यारी के पास में इख्तियार नहीं था, ये अधिकार नहीं था कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए उद्धव ठाकरे को फिर से बुलाते। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने ये भी कहा कि 10वीं अनुसूची के हिसाब से जो मूल राजनीतिक दल है वो विधायी दल से अलग है। तो दूसरा जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में था वो थोड़ा सा टेक्निकल है, आप समझ लीजिए। वो ये है कि एक पार्टी होती है जो कि संसद या विधानसभा के अंदर होती है, इसको विधायी पार्टी कहते हैं या संसदीय पार्टी कहते हैं। और एक मूल पार्टी होती है, जैसे भाजपा मूल के अध्यक्ष जो है वो नितिन नवीन है, लेकिन भाजपा जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसके जो लीडर हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए इस वजह से वो प्रधानमंत्री हैं। तो ये दोनों पार्टियां जो हैं अलग अलग होती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल कानून के ऊपर बनी हुई है संविधान की, तो 10वीं अनुसूची में मूल पार्टी को रिकॉग्नाइज किया गया है। संसदीय या विधायी पार्टी जो है वो मूल पार्टी से अलग नहीं है। तो ऐसी स्थिति बनी। और फिर उस समय क्या हुआ था कि जब शिंदे गुट अलग हुआ था तो शिंदे गुट ने अपना विप नियुक्त करके विप जारी करवा दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि शिंदे गुट जो है, क्योंकि वो मूल पार्टी से अलग हुआ था, तो मूल पार्टी का ही विप काम करेगा। शिंदे का जो है गुट का जो विप नियुक्त करना था वो नियुक्त करना ठीक नहीं था। तो इसके आधार पे जो है अब ये कहानी डेवलप हो रही है कि उद्धव ठाकरे ने इस 2023 के फैसले के आधार पे अपने सांसदों को विप जारी कर दी है। हाँ, तो अब इन सांसदों को आइदर ये उस मीटिंग में पहुंचेंगे विप जारी होने के बाद में, अगर नहीं पहुंचते हैं तो उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है पार्टी की तरफ से भी। पार्टी की तरफ से? हाँ, पार्टी की तरफ से भी अयोग्य ठहराया जा सकता है। लेकिन क्या इससे सांसदी जाएगी उनकी? ये एक स्ट्रॉन्ग आधार हो सकता है और जिसके आधार पे ये ओम बिरला के सामने रखेंगे ये मामला, और ओम बिरला को उसके ऊपर फैसला लेना है कि ये अयोग्य होंगे कि नहीं। और इसमें 3 महीने का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश है कि जो है लोकसभा अध्यक्ष को या विधान को 3 महीने के अंदर ये फैसला कर लेना चाहिए कि ये अयोग्य हैं कि नहीं। और अगर ओम बिरला इसको अयोग्य घोषित नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में होगा ये कि ये शिवसेना फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल करके इनको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। एक बार फिर से मामला कोर्ट में जा सकता है। हाँ, वो 2023 का जो फैसला था और उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अब क्योंकि उद्धव ठाकरे ने खुद से इस्तीफा दे दिया तो इसलिए उनको रीइंस्टेट नहीं किया जा सकता है। अगर उद्धव ठाकरे वहां पर इस्तीफा नहीं देते तो शायद हो सकता है। आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने जो पहले गलती की, हाँ, अभी उन्होंने चालाकी दिखाई। हाँ, अभी उन्होंने चालाकी दिखाई है। अभी मतलब गेम पलट सकता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अगर बात जाती है, मगर ताजा हालात जो है वो अगर 6 सांसद जाते हैं तो वो बीजेपी के समर्थन में जाएंगे। अब ये तो शिवसेना की बात हो गई, टीएमसी आम आदमी पार्टी का पहले खेल आप देख ही चुके। उत्तर प्रदेश में भी बयान आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत सारा मामला चल रहा है और हमारे सपा कभी समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो कभी भी टूट सकती है। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के जो है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी कह दिया है कि 25-26 सांसद टूटने को एकदम तैयार बैठे हैं, पर हम अभी तोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह की बातें आ रही हैं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर भी, यानी कि पूरे देश में ही विपक्षी पार्टियां जहां जहां मजबूत हैं वहां खलबली मची हुई है। संजय राउत का एक बयान और है, आपने ध्यान दिया होगा कि 50-50 करोड़ रुपए में खरीदा गया, ऑफर दिया गया है उनको, ऐसा आरोप है संजय राउत का। 50-50 करोड़ रुपए ऑफर हुए हैं और ये भी कहा है कि सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए पहुंच भी गए हैं एडवांस, और उनको बकायदा 3 चार्टर्ड प्लेन के जरिए दिल्ली ले जाया गया है। तो ये पूरी कहानी है फिलहाल, मगर सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि ये सब हो क्यों रहा है।
तो इसके पीछे संजय राउत का एक बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि परसिमन बिल फेल हो गया था क्योंकि संसद में, इसके बाद जो बीजेपी है, केंद्र सरकार है, वो गुस्साई हुई है, नाराज है, ऐसा उनका कहना है, और इसीलिए विपक्षी सांसदों और विपक्षी खेमे में तोड़फोड़ की जा रही है। ये कितना सही है? ये उनका ये कहना है कि परसिमन बिल फेल हो गया, इसकी वजह से हो रहा है, और 2/3 बहुमत चाहिए। तो 2/3 बहुमत जो है वो अभी मैथमेटिकली बीजेपी के लिए बहुत दूर की कौड़ी दिखाई देता है। अब आप उस मैथमेटिक्स को समझ लीजिए। बीजेपी के पास में 216 सांसद हैं लोकसभा में, टीडीपी के 16 हैं, जेडीयू के 12 हैं, 240 सांसद हैं। टीडीपी के 16 हैं, जेडीयू के 12 हैं, शिवसेना के 7 हैं, और लोजपा रामविलास के पास में 5 हैं। कुल मिला जुला के ये गणित जो है वो 293 की बैठती है। अगर इसमें जो एक खेमा टीएमसी का अलग हुआ है 19 सांसदों का, जो कि लोकसभा सांसद हैं, और 6 सांसद अगर यूबीटी के भी जोड़ दिए जाएं, शिवसेना यूबीटी के भी, तो 318 का ये आंकड़ा पहुंचता है। और 2/3 बहुमत के लिए चाहिए 362 सदस्य। तो अभी जोड़ जो है वो 40 सांसदों की कमी यहाँ पे हमको दिखाई देती है। राज्यसभा में भी एनडीए के पास में 148 सांसद हैं, 7 जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो भी मिल गए। उसके बाद 155 के आसपास की इनकी गिनती बैठती है, और 167 सांसद जो हैं वो चाहिए होंगे इनको फिलहाल राज्यसभा में भी, कि राज्यसभा में उनको 2/3 बहुमत के लिए। तो यहाँ पे भी गणित जो है वो थोड़ी सी बीजेपी के लिए फेवरेबल नहीं है। अब आप ये समझिए कि इसमें 2-3 टेक्निकलिटीज़ हैं। पहली बात यह है कि जैसे टीएमसी में कई लोगों ने ये कहा कि इनको एनसीपीआई में क्यों शामिल किया गया, नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में क्यों शामिल किया गया। तो पहली बात ये थी कि लगातार ये बात हो रही थी कि जब वहाँ पे लेफ्ट की सरकार गई तो लेफ्ट में जो इस किस्म के एलिमेंट थे जो कि वहाँ पे गुंडागर्दी करते थे, हफ्ता वसूली करते थे, सारे उठ के टीएमसी में चले गए। और टीएमसी की जब सरकार गई तब भी ये अंदेशा जताया जा रहा था कि टीएमसी के बागी जो हैं, अब टीएमसी में जो फूट होगी वो तुरंत जाके बीजेपी में मिल जाएंगे। तो ये बीजेपी की छवि के लिए अच्छा नहीं जाता। और दूसरी बात ये है कि जो संविधान की 10वीं अनुसूची है उसका पैरा 4 कहता है कि अगर कोई भी ऐसी स्थिति होती कि पार्टी खंडित नहीं होती, जो मतलब मूल पार्टी है वो खंडित नहीं होती, उसका ऑर्गेनाइजेशन खंडित नहीं होता, और उसके संसदीय दल में 2/3 जो सांसद हैं या विधायी दल में 2/3 विधायक हैं, तो वो अलग हो जाते हैं अपनी मूल पार्टी से, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट ग्रुप के तौर पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। इस तरीके का जब अगर विखंडन होता है किसी पार्टी में, तो वो किसी न किसी दूसरी पार्टी में उनको जाके मर्ज करना पड़ेगा, तब उनकी संसद सदस्यता या विधानसभा की सदस्यता जो है वो बची रहेगी। तो इस वजह से एनसीपीआई को में मर्ज किया गया। 7 जो सांसद थे आम आदमी पार्टी के, उनको बीजेपी ने ले लिया। अब ये 6 सांसद जो हैं इनको कहा जा रहा है कि शिंदे गुट में जो है इनको मर्ज करवाया जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट ग्रुप के तौर पे वो संसद में नहीं टिक पाएंगे, फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये तमाम जो पार्टीज हैं, एनसीपीआई को इसीलिए एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया गया क्योंकि टीएमसी के सांसदों को बीजेपी में लेना जो है वो बीजेपी की छवि के लिए ठीक नहीं जा रहा था। तो वैसी स्थिति में एनसीपीआई की मदद ली गई। बाकी जगहों पे जो है यहाँ पे शिंदे गुट का इस्तेमाल किया जाएगा, और आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद थे उनका 2/3 का आंकड़ा है। आप कह रहे हैं अभी 44 सीट दूर है उससे, 318 के आसपास हो गया है। तो इसके लिए और कहाँ मदद ली जा सकती है? जैसे कि डीएमके नाराज नजर आ रही कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने अपना अलग सीटिंग अरेंजमेंट की बात भी कह दी है, और इंडिया गठबंधन की बैठक में वो लोग थे भी नहीं, और बाहर पोस्टर भी लगे हुए थे। तो क्या डीएमके इस तरीके से मतलब 7 तो जाहिर सी बात नहीं है कि विचार मैच नहीं होते, मगर एक बिल पे बिल पर साथ आ सकते हैं क्या? हाँ, तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है परिसीमन बिल पे वो उठने वाली है साउथ इंडिया से ही, क्योंकि जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि मतलब जनसंख्या के रेशियो में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उस हिसाब से अगर रिप्रेजेंटेशन दिया गया परिसीमन में, तो नॉर्थ इंडिया की जो सीटें हैं वो लगातार उसमें एक बड़ा इजाफा होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में आबादी जो है साउथ इंडिया के मुकाबले तेज़ी से बढ़ी है। और दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि जो 4 साउथ इंडियन 5 माफ़ कीजिए जो साउथ इंडियन स्टेट हैं, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, तो यहाँ पे जो है जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या की भागीदारी इतनी बड़ी नहीं है कि वो नॉर्थ इंडिया के जो तमाम सीट्स हैं उनके बराबर कम्पीट कर पाएँ या अपने आप को राजनीतिक रूप से एक प्रासंगिक रख पाएँ। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉल्ट लाइन यही है कि साउथ इंडिया में वो परिसीमन के इस तरीके के जनसंख्या के अनुपात में जो सीटों का बंटवारा है इसके बिल्कुल खिलाफ है, यहाँ बिल्कुल मतलब विपक्ष में खड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर तमिलनाडु में डीएमके बीजेपी के नए परिसीमन बिल को समर्थन करती है तो उनके लिए एक तरीके से पॉलिटिकल सुसाइड होगा या पॉलिटिकली बहुत रिस्की हो जाएगा। तो डीएमके की संभावना वैसे थोड़ी सी हमको कम दिखाई दे रही है। खुन्नस में कर सकती है क्योंकि भाई कांग्रेस पार्टी से झगड़ा चल रहा है
और विपक्षी एकजुटता में वो शामिल भी नहीं हुए हैं, तो संदेश देने के लिए कर भी सकते। पर आप जो कह रहे हैं वो बड़ा गेम है, अगर लॉन्ग टर्म में सोचेंगे राजनीति तो उनको ये सूट नहीं राजनीति करता। में सौरभ कुछ भी कह नहीं सकते। 2002 में यही रामविलास पासवान थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है गुजरात में जो दंगे हुए उसके खिलाफ जो है इस्तीफा दिया था। उन्हीं रामविलास पासवान ने सबसे पहले एनडीए ज्वाइन की थी। उस समय चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के पक्ष में, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था। तो राजनीति में लोगों ने बहुत कुछ, सर नीतीश कुमार हाँ। आग नहीं भाते थे, याद करो है नीतीश कुमार ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं बोला। और वही जब शिवसेना की एग्जाम्पल बात चल रही है हाँ। तो कमाल की बात यह है कि यही शिवसेना थी, यही बाला साहब ठाकरे थे जिसके समय जब अमित शाह को गुजरात में रहने से मना कर दिया था, एक तरीके से कहा गया गुजरात से बदर कर दिया गया था, जो उनके खिलाफ न्यायिक मामले चल रहे थे, वो सबसे पहले महाराष्ट्र गए थे, बाला साहब ठाकरे से मिले थे, बाला साहब ठाकरे ने उनको आश्वासन दिया था। और ये तमाम सारी बातें जो है अभी संजय राउत बता भी रहे थे एक इंटरव्यू में। तो संकट की स्थिति में जिन बाला साहब ठाकरे ने इनकी मदद की, उन्हीं की पार्टी को जो है एक तरीके से तो यही राजनीति है, कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाएगा। आपने किस विचार के तहत, किस एजेंडे के तहत किसी को वोट दिया था, फलानी पार्टी को वोट दिया था, उसका सांसद जीता था, पर कल को वो दूसरी पार्टी में चला जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भाई यही राजनीति है और यही देश में फिलहाल गंगा बह रही है। और अभी ताजा मामला सयोनी घोष का ही है। चल रही है। हाँ, अभी ताजा मामला सयोनी घोष का ही, जिन्होंने न्यूज पिंच के इंटरव्यू में ये बोला कि मैं चड्ढा नहीं हूँ कि चड्डी हो जाऊंगी। सुना था, वायरल भी है बहुत। तो यही है फिलहाल जो चल रहा है। पर शिवसेना वाला बड़ा एपिसोड था और आज दिन भर इस पे गतिविधियां थी, तो हमें लगा आपको हम बताएं। बाकी उत्तर प्रदेश को लेकर भी तमाम बयान आ रहे हैं, उस पर भी नज़र हमारी बनी हुई है, देश दुनिया की तमाम खबरों पर भी नज़र बनी हुई। आपका ये जो टूट फूट चल रही है, ये जो सांसदों का इधर से उधर जाना है अचानक से, क्या उनके दिमाग में बुद्धि ज्ञान आ रहा है, वो किसके तहत जा रहे हैं, क्या जो आरोप लग रहे हैं पैसे के तहत जा रहे हैं, या उनको लग रहा है कोई राष्ट्र निर्माण करना है? तो आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी हम अपना काम करते रहेंगे, जो जैसा है आपको उस तरीके से बताते रहेंगे। मेरे साथी विनय सुल्तान, मैं सौरभ त्रिपाठी, कैमरे पीछे सुधांशु। शुक्रिया।